गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक पर सवाल खड़े किए गए हैं। अब यूपी सरकार पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ लोग गए हैं, उनका अधिकार है। जैसा माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा उस अनुरूप हम इस कार्रवाई को पूरी करेंगे। योगी सरकार की मंशा ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र कुशलता पूर्वक पूरी हो, प्रदेश के 69,000 नौजवानों को रोजगार मिले। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में केएल पटेल समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यूपी सरकार ने सेंटरों पर हुई नकल और लापरवाही की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारे सामने, हमारी सरकार में कभी भी, जब भी योगी सरकार के सामने किसी भी क्षेत्र में किसी भी मुद्दे पर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो सरकार ने ऐसे किसी विषय को दबाने छिपाने की कोशिश नहीं की। तुरंत ही सक्षम अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच सौंपी जाती है और उस जांच के परिणाम के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इधर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शिक्षक भर्ती में घोटाले का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षक भर्ती की तुलना मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से की। मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तय करें, लेकिन ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं है, ये पूरे प्रदेश का भविष्य है, एक पूरे जेनरेशन का भविष्य है और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। बेसिक शिक्षा मंत्री के मुताबिक ये गिरोह प्रयागराज में भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता था और उसके बदले में मोटा पैसा वसूलता था। इस खुलासे के बाद प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों पे हुई परीक्षा पूरी तरह से रद्द भी हो सकती है। लोमस झा, जी मीडिया, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं और अब खबर रांची से है, जहां पर एक शव को सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्र तो खोद दी गई, लेकिन वो शव ही अस्पताल से कहीं गायब हो गया। इस शव के बारे में 3 दिन तक न परिवार वालों को मालूम चला, न रांची के रिम्स अस्पताल को और न ही उस कब्रिस्तान को जहां पर इस शव को दफन करने के लिए कब्र खोदी गई थी। रांची से जी मीडिया संवाददाता कामरान की ये रिपोर्ट। रांची के डोरंडा कब्रिस्तान में मौजूद इस कब्र को प्रवासी मजदूरों के शव को सुपुर्दे खाक करने के लिए खोदा गया था। 25 मई को एक सड़क हादसे के दौरान 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी। एक शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन दूसरा शव रांची के रिम्स अस्पताल से गायब हो गया। राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल के मोर्चरी से एक लाश के गायब होने का मामला सामने आया है और इस बात की पुष्टि डोरंडा कब्रिस्तान में खुद ही एक कब्र कर रही है। हम अभी डोरंडा कब्रिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वही कब्र है जिसे 3 दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा खुदवाया गया था और कहा गया था कि 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया जाना है, इसीलिए 2 कब्र खुदाने के आदेश दिए गए थे। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई थी। टेस्ट करवाने पर इनमें से एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही डोरंडा कब्रिस्तान में दोनों शवों को सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्र खोदने के आदेश दिए थे। कब्र तो खुद गई, लेकिन शव कहाँ है किसी को मालूम नहीं चला। दोनों मृतक थे, उनके परिजनों को उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। वहाँ पश्चिम बंगाल में लोकल थाना की मदद ली गई। लोकल थाना के माध्यम से उन लोगों को सूचना दी गई, लेकिन किसी कारणवश वो या तो आ नहीं सके या बॉडी नहीं ले जाना चाहते थे। तो उसके करीब 1 हफ्ता तक इंतजार करने के बाद हम लोगों ने स्वयं से बॉडी को उनका प्रॉपर पॉजिटिव जो पर्सन थे उनकी डेड बॉडी को प्रॉपर प्रोटोकॉल और रिचुअल के साथ हम लोगों ने कराने का डिसीजन लिया। जो शख्स कोरोना संक्रमित था उसे तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन दूसरे शख्स के शव का इंतजार वो कब्रिस्तान भी करता रहा, जिसे इसे दफनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2 कब्र खोदने के लिए कहा गया था, 2 कब्र हम लोगों ने खुदवा दिया, परंतु एक बॉडी आया, एक बॉडी का किया गया और एक बॉडी के विषय में कहा जा रहा था कि मिसिंग हो गया है, मिलते के साथ इसको हैंडओवर आपको किया जाएगा, वहां दफन कर दीजिएगा। परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। शव के गायब होने के बाद रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े हुए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इसे पुलिस
और परिजनों की लापरवाही बताई। रिम्स प्रशासन के मुताबिक अब ये शव मिल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने कहा था कि 2 लाशों का अंतिम संस्कार यानी 2 लाशों को सुपुर्दे खाक डोरंडा कब्रिस्तान में किया जाना है, तो आखिर दूसरी लाश गई कहां? हालांकि रिम्स प्रबंधन इस मसले पर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि अब लाश मिल चुकी है और उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिनों से वो लाश गायब कहां थी? अपने सहयोगी सौरभ और कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यूपी में आपराधिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और यही वजह है कि अब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबरें भी ज्यादा आ रही हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा और बरेली में पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। ग्रेटर नोएडा में 6 और बरेली में 50,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यूपी के शहरों में एक बार फिर से बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी है और उन्हें रोकने में जुटी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ की खबरें भी आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गोली लगी और 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस के निशाने पर फिरोज नाम का बदमाश था जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे NH 91 पर अपने साथियों के साथ लूटपाट करता था। इसका निशाना यहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर होते थे। ये मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के जारचा रोड पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के नीचे हुई, जिसके बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक बड़ा ट्रक, उसमें रिम सहित 10 टायर, 4 जैक, 5 राड, 4 तमंचे, 2 चाकू, ये सब ढेर सारा बरामद हुआ है। इसमें एक फिरोज नाम का बदमाश है जिसपे 14 मुकदमे अभी मिले हैं और 2-3 मुकदमे हमारे ये हो जाएंगे। शातिर अपराधी है। इसके अलावा बरेली पुलिस की हत्या और डकैती जैसी दर्जनों घटनाओं को अंजाम दे चुके 50,000 के इनामी अपराधी भूरा पठान से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। भूरे पठान नाम का एक अपराधी जो सन 2018 से डकैती एवं हत्या के मामले में वांछित चल रहा था और उस पर 50,000 का इनाम था और वो जनपद बदायूं का रहने वाला था। उसकी गिरफ्तारी दौरान मुठभेड़ हुई है और ये एक शातिर अपराधी था। पुलिस टीम को देखते ही उसने पुलिस टीम पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। जिस तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपराधी अपने काम में फिर से जुट गए हैं, उसके बाद पुलिस के साथ होने वाली मुठभेड़ों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन अलग अलग शहरों से बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर मॉल तो खुल गए लेकिन मॉल से ग्राहक गायब नजर आ रहे हैं। 2 महीने तक घर पर बैठे दुकानदारों ने ग्राहकों के स्वागत के लिए सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी, लेकिन अभी कोरोना का डर शॉपिंग के शौक पर भारी नजर आ रहा है। देश को अनलॉक करने की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर और मॉल भी खोल दिए गए हैं। दुकानें सज धज कर कारोबार के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना काल में घर में सुरक्षित रहने वाले लोग अभी घर से निकलकर मॉल तक जाने को तैयार नहीं लग रहे हैं। इसका असर मॉल में सामान की बिक्री पर भी पड़ रहा है। पटना में मॉल्स के अंदर दुकानदारों की ओर से सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये आने वाले ग्राहकों के साथ साथ उनके कर्मचारियों के लिए भी बेहद जरूरी है। हमारे यहाँ करीब 1.25 लाख की सेल थी। पहले सेल 4 लाख 5 लाख की होती थी। ग्राहकों का आना जाना थोड़ा कम है अभी। वो ग्राहकों का मतलब आगमन पे हम लोगों ने पूरे सैनिटाइज करवाया मॉल को और सोशल डिस्टेंस के लिए गोल घेरा, सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीन सारा का व्यवस्था किए हैं कि पब्लिक यहाँ आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कोरोना काल में मास्क और गमछे की मांग काफी बढ़ गई है। पटना के खादी मॉल में भी खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को